सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल गौर फार्मा इनसाइट्स में। आज अपन बी फॉर्म 6 सेम के सब्जेक्ट क्यूए की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले इसकी यूनिट 1 के कुछ लेक्चर्स अपलोडेड हैं ऑलरेडी, बट जैसा कि आप सभी लोग समझते हैं और अच्छे से वाकिफ़ हैं कि एग्ज़ाम की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है बहुत जल्दी। शायद 12 जून से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्टेड हैं और 5 जून से फाइनल ईयर वालों के शायद स्टार्ट। ये जो AKTU के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है ऑलरेडी। तो इन दिस सिचुएशंस सिलेबस को कंसिस्टेंटली शुरुआत से उतना कंटिन्यू कर पाना मुश्किल था। इस वजह से शायद QA की क्लासेस जो है वो होल्ड पे रखी गई थी, और चूँकि सेशन हाल ही में स्टार्ट हुआ और उतना समय मिला नहीं अपने को कि कंसिस्टेंटली एक क्लासेस जो हैं रन कर पाएँ। और जैसा आप सभी लोग समझते हैं, जानते हैं कि अभी हाल ही में अपन ने इस चैनल की शुरुआत की है और मल्टीपल सब्जेक्ट अलग अलग सेमेस्टर्स के रन करने में, उनको अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करके उनको वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्ट करने में काफ़ी समय लग जाता है। इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ टाइम टू एडिट एंड एक्सेट्रा। तो चलिए आज हम QA को बैक साइड से लास्ट यूनिट से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। यूनिट 5 जिसका नाम है कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। अब ये दो वर्ड हैं, कैलिब्रेशन और दूसरा है वैलिडेशन। सबसे पहले तो हम इनको ही समझ लें कि ये दोनों होते क्या हैं, कहाँ कहाँ इनका काम आता है। कैलिब्रेशन ऐसी टर्म है जो कि एक्चुअली में पार्ट है वैलिडेशन का, या यूँ कह लें कि ये सब पार्ट है वैलिडेशन का, राइट। अब आगे इसी में ही आप क्वालिफ़िकेशन भी देखेंगे। क्वालिफ़िकेशन भी सब पार्ट है वैलिडेशन का, ये भी वैलिडेशन के अंदर आता है। तो वैलिडेशन के बारे में अगर बात करें, वैलिडेशन किन किन चीज़ों का होता है, तो वैलिडेशन आपके इंडस्ट्री में जब भी कोई एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हो, इक्विपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर हो, डॉक्यूमेंट हो, राइट, डेटा हो, या फिर प्रेमाइसेस से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, इंडस्ट्री से जुड़ी कोई भी चीज़ हो जो कि एग्जिस्टिंग में थी और उसको चेंज किया, अब उसको चेंज करना है या चेंज करना ज़रूरी है, तो वो सारे के सारे चेंजेस जो हैं अंडर द वैलिडेशंस करवाए जाते हैं। अब वैलिडेशंस के बारे में क्या ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या कहें, देखें। अब वैलिडेशन को समझाने के लिए एक कई बारी मैं क्लास में भी चर्चा करता हूँ कि कोई भी प्रोसेस है या कोई भी टेस्ट है, कोई भी एनालिसिस है, ऐसा क्यों होता है कि उसको फाइनलाइज हम कम से कम 3 टाइम्स में ही करते हैं। मीन्स उसके 3 बार के रिजल्ट को ही हम कंसीडर करते हैं और 3 बार में उसको फाइनल करते हैं। पहली बार रिजल्ट, सपोज़ आप DT कर रहे हैं किसी टैबलेट की, पहली बार रिजल्ट आया उसका 17 मिनट्स, दूसरी बार में आया 19 मिनट्स, तीसरी बार में आया 21 मिनट्स, राइट। तो ऐसा क्यों नहीं करते हम कि पहली बार का ही रिजल्ट को हम फाइनल मान लें। ये गाइडलाइंस जो हैं वो वैलिडेशन से प्रेफर की गई। ऐसा वैलिडेशन कहता है, वैलिडेशन से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं जो कि FDA की और GMP's गाइडलाइंस हैं, राइट, और EU की गाइडलाइंस हैं जो कि फॉलो की जाती हैं, और 21 CFR भी इसका रेफरेंस है। जितनी भी रेगुलेटरी संबंधित गाइडलाइंस हैं वो सब की सब वैलिडेशन के रिगार्डिंग में यही कहते हैं कि इफ़ एनीथिंग happen one, it may be a incident, but if it is happening twice, it may be a accident, but if it is happening again and again, it needs to be validate। ये है वो शब्द जहाँ से वैलिडेशन का इजाद हुआ, राइट।
ये गाइडलाइंस की रिकमेंडेशन है कि अगर कोई चीज़ एक बार होती है तो वो इंसिडेंट हो सकती है, और अगर ये दोबारा फिर से होती है तो वो एक्सीडेंट हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, या इसी को उन्होंने कोइंसिडेंस भी कहा। महज एक इत्तेफाक हो सकता है, इंसिडेंट हो गए या एक क्षणिक घटना हो गई, ठीक है, और दोबारा में इत्तेफाक हो सकता है। बट अगर वही चीज़ सेम बार बार आ रही है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर वो सही है, किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, मतलब कोई अच्छा रिजल्ट है, किसी टेस्टिंग का रिजल्ट है, जैसे हर बार DT 17 मिनट ही आ रही थी, तो हम ये बिलीव करेंगे तीसरे बार के रिजल्ट में कि नहीं, एक्चुअली उस टैबलेट या कैप्सूल की DT जो है वो 17 मिनट ही है। और अगर कोई चेकिंग में रिजल्ट जो है वो ख़राब आ रहा है, या किसी प्रोसेस में बार बार कोई एरर आ रही है, एक बार चेक किया हमने, एरर आई कोई, दोबारा फिर किया, सेम एरर फिर से ऑब्जर्व हुई, तीसरी बार फिर किया, सेम एरर फिर से ऑब्जर्व हुई, दैट नीड्स टू बी वैलिडेट, यानी उसको करेक्ट करना ज़रूरी है कि ये गलत है। अगर ये गलत हो रहा है तो इसका करेक्शन क्या होगा, इसके अगेंस्ट में फिर हम करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, जिसको कापा कहते हैं, वो रेस करेंगे, राइट। और चेंज कंट्रोल के फॉर्म को फिल करते हुए हम वैलिडेशन की रिक्वेस्ट जनरेट कर देंगे। चेंज कंट्रोल मतलब ये चेंजेस ज़रूरी हैं, इसमें एरर आने के कारण ऐसे बदलाव ज़रूरी हैं। सो ये थी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द वैलिडेशन, राइट। तो वैलिडेशन जो है वो इसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, वो भी हम इस यूनिट में देखेंगे। ओवरऑल समझाने का मतलब ये कि कैलिब्रेशन एंड क्वालिफिकेशन जो हैं, ये दोनों ही पार्ट हैं वैलिडेशन के, ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड कैलिब्रेशन। अब कैलिब्रेशन जनरली किन का किया जाता है, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी का किया जाता है, राइट। ये क्यों किया जाता है कैलिब्रेशन, इनकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है एक, जितने पर्याप्त टाइम में इनको किया जाता है, जनरली 1 मंथ होती है मैक्सिमम इक्विपमेंट एंड मशीनरी की, तो हर 1 महीने में इनको कैलिब्रेट किया जाता है। उन इक्विपमेंट और मशीन को क्यों किया जाता है, टू अचीव एंड इंश्योर that the equipment and machine are consistently providing the result as per the predetermined limits, यानी जो रेफरेंस में उनके स्टैंडर्ड लिमिट जो हैं या स्पेसिफिकेशंस जो दिए, या स्पेसिफिकेशंस में जो उनकी लिमिट्स हैं, उनको वो कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इंश्योर करने के, टू अचीव एंड इंश्योर दैट द इक्विपमेंट एंड मशीनरी कंसिस्टेंटली प्रोवाइडिंग द रिजल्ट एज पर द प्री डिटरमाइंड लिमिट्स, दैट इज स्पेसिफिकेशन। तो अपने स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग वो जो प्री डिटरमाइंड लिमिट्स हैं उनको वो कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। ओवरऑल अपनी भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो ये पता करने के लिए कैलिब्रेशन किया जाता है कि इक्विपमेंट या मशीनरी प्रॉपरली वर्किंग में है या फिर नहीं। अगर कैलिब्रेशन की प्रोसेस फेल होती है तो QA वाले उसके ऊपर अंडर मेंटेनेंस का टैग लगा के और उसको वर्किंग से, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से होल्ड पे डाल देंगे कि इस पे काम नहीं करना है, राइट। तो ये पास होता है अगर, तो फिर वो उसको पास का रिजल्ट दे देंगे कि कैलिब्रेशन पास है और कंटिन्यू उस पे वर्किंग आप कर सकते हैं, राइट। तो ये इंडस्ट्री में एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग पर मंथ में हर इक्विपमेंट एंड मशीनरी पे परफॉर्म किया जाता है। इसको कैलिब्रेशन कहते हैं और ये भी करता कौन है, QA पर्सन ही करता है ऑफ कोर्स। ओके, नाउ अब हम शुरुआत करते हैं यूनिट की। तो ये QA के 5th यूनिट के नोट्स हैं जिसके बारे में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल जो है अपना, उस पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और वहाँ से आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इट्स एक्यूरेसी। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स obtaining a reading from the instruments and measuring its variation from the reading obtained from a standard instruments। एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जिसको मैंने अपने उसमें अभी बताया था कि प्री डिटरमाइंड लिमिट्स जो आपकी दी हुई हैं स्पेसिफिकेशन में, उसको आप स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेंगे और उससे आने वाले आउटकम्स जो हैं
उस इक्विपमेंट या मशीनरी के, ठीक है, जिसको यहाँ पे ये रीडिंग के नाम से कह रहे हैं। तो इन आउटकम्स को अपन क्या करेंगे, मैच करेंगे, और अगर उससे मैच होते हैं तो इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन पास है, अगर मैच नहीं होते हैं तो फिर उस पर अंडर मेंटेनेंस का लेबल लगा के और उसको होल्ड पे रख दिया जाएगा, राइट। एक दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है, कैलिब्रेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ issuing data including a report or certification of a calibration that ensure an end user of a product's conformance with its specification। सारी वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बहुत ही आसान सी भाषा में समझाई भी हैं। It is important for justifying the process of qualification and validation। ये वही बात आई कि मैंने जैसा बताया, कैलिब्रेशन खुद में सब पार्ट है, खुद में एक स्टेप है वैलिडेशन का। वही ये लिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आप वैलिडेशन या क्वालिफिकेशन की प्रोसेस को जस्टिफाई कर पाएंगे, राइट। तो ये उसके पार्ट में भी इंक्लूड होता है। जब आप क्वालिफिकेशन करने जाएंगे किसी भी इक्विपमेंट का, मशीनरी का, तो उसके पहले आपको उसका कैलिब्रेशन करना ही करना होगा, राइट। कैलिब्रेशन अचीव्स टू ऑब्जेक्टिव, इट चेक्स द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जैसा बताया मैंने आपको। इट डिटरमाइंस द ट्रेसेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको ट्रेस करके और आउटकम्स रिजल्ट्स को मैच करते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ में, राइट। स्कोप एंड पर्पस ऑफ कैलिब्रेशन के आप इस नोट से प्रेफर कर लीजिएगा, कुछ 4 या 5 पॉइंट में है। इनका सारा स्कोप या पर्पस जो है आफ्टर ऑल यही है जो मैं अब तक बताते चला आ रहा हूँ, राइट। इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में देखें। इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द मेजरमेंट्स मेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिजल्ट दिए गए हैं उनको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू से, टू बी कैलिब्रेटेड अगेंस्ट अ नोन मेजरमेंट। ये होगी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो अपने पास प्री डिटरमाइंड लिमिट हैं ऑफ ईदर स्टैंडर्ड और एन इंस्ट्रूमेंट नोन टू बी मेकिंग द मेजरमेंट्स दैट एक्सीड द एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ऐसे या तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के साथ कंपेयर कर लेंगे और या फिर ऑलरेडी किसी कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट, सेम इक्विपमेंट जो कि पहले से ही कैलिब्रेटेड है, उसकी वैल्यूज़ के साथ हम उसको, उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को कंपेयर कर लेंगे। तो ये ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कहलाता है। यूजुअली calibration tasks prefer a standard with 10 times the accuracy. However, most regulating authorizations also accept a 3:1 accuracy ratio, 3:1 accuracy ratio। ये 3 टाइम्स के लिए लिखा हुआ है। जो 3 बार का जो रिजल्ट आएगा उसको आप फाइनल रिजल्ट मानेंगे, राइट। तो ये इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन के बारे में बताया यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन, ये नॉर्मली मैंने पहले बता दिया था कि नॉर्मली हर एक इक्विपमेंट का और मशीनरी का 1 मंथ रखा जाता है। कभी कभी उनकी एक्यूरेसी फ्रीक्वेंसी जो है वीकली रखी जाती है, मंथली और बाई मंथली, कभी कभी 2 मंथ में, किसी इक्विपमेंट की 3 महीने या 4 महीने में होती है, कभी सेमी एनुअली 6 महीने में, और कभी एनुअली भी होती है आफ्टर एवरी हैवी यूजेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट में है कभी कभी जब बहुत कुछ हैवी यूज़ हो उस इंस्ट्रूमेंट का, बहुत ज़्यादा उस पर यूज़ हो जाए एक ही बार में, तो उसके बाद भी उसको कैलिब्रेट कर देते हैं, राइट। तो अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन भी डिसाइड की जाती है और उस फ्रीक्वेंसी के तहत उनको कैलिब्रेट किया जाता है, ओके। और ये क्यूए वाले ही करते हैं। जैसे किसी इक्विपमेंट की, जैसे पीएच मीटर है एक इक्विपमेंट, पीएच मीटर को पर डे डेली बेसिस पे कैलिब्रेट किया जाता है, राइट। उसको सुबह आके उसके कैलिब्रेशन में उतना टाइम भी नहीं लगता है। तो पीएच मीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको डेली बेसिस पे कैलिब्रेट कर लिया जाता है। काम करने से पहले 5 या 10 मिनट का टाइम लगता है, उसको कैलिब्रेशन करना पड़ता है उसका। Commonly used calibration method and procedure. There are different ways that are used to calibrate an instrument. Standard calibration, calibration with data, ISO 17025 accredited calibration। ये आपको फेडेड दिख रहा होगा थोड़ा सा, राइट। मैं जब इसको अपलोड करूँगा ग्रुप में तो मैं इसको अच्छे से मेंशन कर दूँगा इसके ऊपर ओवरराइट करके, ताकि आप लोग क्लियर इसको देख पाएँ। तो ये 4 जो हैं मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप इनको प्रीफर कर सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट एंड मशीनरी को कैलिब्रेट करने के लिए, राइट। स्टैंडर्ड मेथड हो गई कैलिब्रेशन विथ डेटा, यानी कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड डेटा अवेलेबल होगा
राइट। स्टैंडर्ड डेटा अवेलेबल होगा, उससे आप कंपेयर करेंगे अपने आउटकम्स को। और स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन में क्या होगा, जो मोस्टली प्रिफर्ड फॉर कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट दैट आर नॉन क्रिटिकल टू क्वालिफाई to quality or as not required for accreditation and license purpose, use traceable standard and documents its performance। क्या करते हैं स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन में, कोई भी सर्टिफिकेशन या किसी भी एक्रेडिटेड लाइसेंस पर्पस के लिए ये नहीं किया जाता कभी भी, ये उसमें मान्य नहीं है। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट या मशीनरी जिसको आपको एक्रेडिटेशन का लाइसेंस, लेबोरेटरी का लाइसेंस चाहिए, उस कंडीशन में स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन आप नहीं करेंगे। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर सकते हैं, राइट। जिसमें ये क्या करते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं उनको ट्रेस करके और डॉक्यूमेंटेड कर लेते हैं, राइट, उसको कंपेयर करते हैं। अब ये ISO 17025 एक्रेडिटेड कैलिब्रेशन, ये क्या है, जनरली इट रिक्वायर्स अ मेजरमेंट रिपोर्ट विच हैज़ द डिटेल्स ऑफ द मेजरमेंट्स, जिसमें सारे रिजल्ट्स होंगे उस परफॉर्मेंस के दौरान जब आप उसका कैलिब्रेशन कर रहे थे, उस रिपोर्ट में, दैट आर मेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड ऑफ एज फाउंड बिफोर कैलिब्रेशन इज द स्टार्टेड, जो कि पहले कैलिब्रेशन के पहले के रिजल्ट होंगे उसको कंपेयर में, और आने वाले रिजल्ट्स जो होंगे उसको कंपेयर करके एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। वंस द कैलिब्रेशन इज कंप्लीटेड एज लेफ्ट। If the calibration is done by a calibration services provider, they must issue a certificate of the same। अगर आप कैलिब्रेशन किसी थर्ड पार्टी से या सर्विस प्रोवाइडर से, ओके, तो एक्रेडिटेशन कैलिब्रेशन में अब तक मैंने बताया कि जो पहले के रिजल्ट आते हैं वो, और जो बाद के रिजल्ट आते हैं कैलिब्रेशन करने से पहले जो उस इक्विपमेंट का मेजरमेंट होगा वो, और जो बाद का होगा, उन दोनों को मिला के क्या किया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार करके और फिर उसको भेजा जाता है लेबोरेटरी में, राइट, एक्रेडिटेशन लेबोरेटरी में, और वहाँ से वो पास होके आते हैं। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी से, कैलिब्रेशन सर्विस प्रोवाइडर से आप करवा रहे हैं, तो साथ में उसको एक सर्टिफिकेट भी इशू करवा के देना होता है। अब ये इंपॉर्टेंस हैं आप रेगुलर कैलिब्रेशन के, जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस में आप यही सब सारी चीज़ें मेंशन की होंगी। कैलिब्रेशन आप टाइम से करेंगे तो प्रॉपरली वर्किंग रहेगी इंस्ट्रूमेंट की, कोई एरर नहीं आएगी और रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आपके रिजल्ट जो हैं कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं इसके कैलिब्रेशन में। तो कैलिब्रेशन में आपको जस्ट इतना ही लिखना होगा। क्या क्या चीज़ें अभी तक बताई मैंने कैलिब्रेशन में। कैलिब्रेशन यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो कैलिब्रेशन का आप शॉर्ट में इंट्रो देंगे, राइट। उसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बता देंगे। ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताए थे, 2 ऑब्जेक्टिव थे उसके, राइट। ये दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब उसके बाद आप स्कोप एंड पर्पज़ ऑफ कैलिब्रेशन शो कर देंगे, राइट। 1, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट इसके दिए हुए हैं नोट्स में आपको, ये 5 पॉइंट आपको इसमें दे देने हैं, राइट। उसके बाद कैलिब्रेशन की प्रोसेस बतानी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेके, राइट। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करके आपको वहाँ पे कुछ एक आध पैरा में वो चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन बताना है, जो कि मैंने बताया था कि वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, बाई मंथली होती है, क्वार्टरली होती है, राइट, सेमी एनुअली होती है, एनुअली भी होती है। डिपेंड करता है इक्विपमेंट एंड मशीनरी किस पर्पस के लिए है और कितने हैवी यूज़ के लिए है। अब उसके बाद फिर आ जाती हैं कॉमनली यूज मेथड्स फॉर कैलिब्रेशन, वो 4 हैं, राइट। स्टैंडर्ड मेथड है, दूसरी डेटा के साथ में है कैलिब्रेशन विद डेटा, तीसरी क्या है, एक्रेडिटेशन लेबोरेटरी वाला जो ISO का 17025 वाला जो कैलिब्रेशन मेथड है उसके थ्रू जो है आपको मेथड्स बता देनी है, और उसके बाद लास्ट में आपको इम्पोर्टेंस बताना है। तो ये सारा आपको कैलिब्रेशन के अंदर लिखना है। जनरली 5 मार्क्स में आपसे ये पूछा जाएगा, राइट, और कभी कभी सिर्फ 2 मार्क्स में इसकी कैलिब्रेशन की प्रोसेस या डेफिनेशन को पूछ लिया जाता है। अब आते हैं अपन, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्वालिफिकेशन। ओके, तो क्वालिफिकेशन क्या होता है वो देखते हैं हम। अब क्वालिफिकेशन जनरली 4 टाइप का होता है। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, उसके बाद इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद इसके बाद ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, और चौथा परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, राइट। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, ये 4 प्रकार का क्वालिफिकेशन होता है। अब ये किस केसेस में होता है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री में, क्यों करवाना पड़ता है, राइट, और करता कौन है। ऑब्वियसली इसको भी QA वाले ही करते हैं। और ये कब करते हैं, जैसा कि मैंने वैलिडेशन के टर्म में बताया था, किसी भी एग्जिस्टेंस फैसिलिटी, इक्विपमेंट, मशीनरी को चेंज करके जब बदला जाता है। सपोज़ आपके पास आपकी इंडस्ट्री में कोई भी एक कंप्रेशन मशीन थी, ठीक है, टैबलेट कंप्रेशन मशीन, जो कि पुरानी हो चुकी थी, राइट। अब उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है
इंडस्ट्री ने परचेस किया किसी वेंडर से, किसी वेंडर मतलब उस मशीन को बेचने वाला जो होगा उससे परचेस किया, तो वहाँ से वो उसकी क्वालिफिकेशन रिपोर्ट जो है खुद भी भेजेगा ये वेंडर इस इंडस्ट्री को, ठीक है। ये वेंडर जो है वो इंडस्ट्री को पूरी उसकी क्वालिफिकेशन रिपोर्ट भेजेगा जिसमें उसकी डिज़ाइन के बारे में, उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में, उसकी ऑपरेशन प्रोसेस के बारे में और उसकी परफॉर्मेंस रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ मेंशन होगा, राइट। हम आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें एक अंदर उसकी गाइड निकलती है, राइट। कोई भी इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदें तो उसकी ऑपरेशनल गाइड निकलती है जिसमें उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को मेंशन किया जाता है, राइट। उसकी डिज़ाइन के बारे में बताया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है, डू एंड डोंट्स लिखे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है उससे रिलेटेड। तो ये क्वालिफिकेशन का ही एक हिस्सा है, क्वालिफिकेशन की ही रिकमेंडेशंस हैं, राइट। तो किसी भी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ या मशीनरीज़ को चेंज करने के बाद यदि आप किसी नए इक्विपमेंट या मशीन को परचेस करते हैं उस केसेस में आपको उसका क्वालिफिकेशन करना होगा। अब ये क्वालिफिकेशन रिपोर्ट जो है एक तो वो वेंडर खुद भी भेजता है, एक तो ये वेंडर भेजेगा आपको वो, और फिर एक आपका क्यूए वाला करेगा इंडस्ट्री में इंटरनल क्वालिफिकेशन, उसके रिजल्ट्स जो होंगे, राइट। तो इनको कंपेयर किया जाएगा इससे वेंडर वाले क्वालिफिकेशन के रिजल्ट से। ओके, देन क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है वो कितने चीज़ों से मिलकर कंसिस्ट होती है, क्या क्या होता है उसमें? मेनली 4 टाइप के होते हैं क्वालिफिकेशन, मैंने पहले बताया, DQ, IQ, OQ एंड PQ। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशनल एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन इंश्योर द डिज़ाइन मीट्स द रिक्वायरमेंट, यानी जो भी वेंडर ने प्रोवाइड किया था आपको क्वालिफिकेशन का प्रोटोकॉल, उसमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है यानी उसका जो रिजल्ट्स है, उसका जो क्लेम है उससे मीट कर रही है या नहीं, राइट। ये सभी चीज़ें ये अपन अपने इंटरनल क्वालिफिकेशन के दौरान जो आउटकम्स आते हैं, रिजल्ट आते हैं, उसके थ्रू हम ये पता कर लेते हैं, राइट। IQ यानी इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, वेरीफाई द प्रॉपर इंस्टॉलेशन। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, टेस्ट द इक्विपमेंट फंक्शनैलिटी, राइट। ये इक्विपमेंट फंक्शंस कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है उसको टेस्ट करता है। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन डिमॉन्स्ट्रेट करता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को विद इन द स्पेसिफाइड पैरामीटर, जो कि आपके वेंडर वाले क्वालिफिकेशन में स्पेसिफाई किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस है अथवा नहीं, इसको कंफर्म करते हैं हम परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन से। ओके, तो अब आती बात कि इसकी डिफाइन कैसे करें। हाउ वुड यू डिफाइन द क्वालिफिकेशन प्रोसेस? It is the process of systematically verifying and documenting that equipment, system or processes meet pre-established requirements, including their design, उनका installation, उनका operation और उनका performance, ensuring their suitability for their intended use। क्या समझे हम? यह एक प्रोसेस है, सिस्टेमेटिकली प्रोसेस है जो कि वेरीफाई करती है और डॉक्यूमेंट करती है उसको, उसके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है। वेरीफाई करने के बाद रिटन में डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करती है कि कोई भी इक्विपमेंट, सिस्टम या प्रोसेस जो है अपनी प्री एस्टेब्लिश्ड रिक्वायरमेंट्स या लिमिट्स जो कि प्रोवाइड की गई हैं उस वेंडर के द्वारा, उस गाइडलाइन में जो दिया गया है, उसकी प्रोवाइडेड गाइड में जो अवेलेबल चीज़ें हैं, इस्टेब्लिश्ड लिमिट्स हैं, DQ, IQ, OQ और PQ से संबंधित, वो सभी कंसिस्टेंटली वर्किंग में हैं, यानी सही हैं या नहीं, और ये जो जिस पर्पज़ के लिए, जिस इंटेंडेड यूज़ के लिए है, उसके लिए ये इक्विपमेंट सूटेबल है या नहीं। अब ये सब करते क्यों हैं? आफ्टर ऑल उन 5 M's का जो रोल होता है वो क्रूशियल हो जाता है यहाँ पे, जिसमें से एक होता है मनी, राइट। तो हर चीज़ इंडस्ट्री में इन्वॉल्विंग है मनी के, राइट। इसमें मैन भी इन्वॉल्व होंगे, इसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व होगा, इसमें मेथड्स भी इन्वॉल्व होंगी और इसमें मशीनरी भी इन्वॉल्व होंगी, राइट। तो ये 5 M's हैं जिनके साथ कंपनी, इंडस्ट्री कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, यानी एवरीवन वांट्स टू दैट कि इनका मिनिमल यूज़ हो, राइट। इनका खर्च ज़्यादा ना हो, इससे कॉस्ट एंड वैल्यू जो है वो हम क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं इनके यूज से। तो 5 M's को कंसीडर करते हुए ये DQ, IQ, PQ और OQ परफॉर्म करवाया जाता है। ओके, अब देखते हैं DQ, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन से शुरुआत करते हैं। पहला इसके चेक आइटम्स क्या क्या होंगे। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन में होता क्या, ये नोट्स पैडेड है, मैं समझ सकता हूँ, इसको आपको मिल जाएगा, इसके क्लियर रिटन में जब आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ये साफ साफ मेरी राइटिंग में लिखा हुआ वहाँ से आपको प्रोवाइडेड होगा, मिल जाएगा ईजिली। ओके, तो DMP चेक
आइटम्स, GMP एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जितनी हैं उनको कंफर्म करें, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो भी है उसको, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, कंस्ट्रक्ट एबिलिटी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट, ये इसके चेक आइटम हो गए डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के, राइट। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना है उसकी डिज़ाइन को लेके, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटेंडेड यूज़ ऑफ द इक्विपमेंट उसमें है या नहीं है जो वेंडर की है, राइट। जो ये चेक कहाँ करेगा, चेक आइटम्स हैं तो ये वेंडर वाले क्वालिफिकेशन रिपोर्ट में ही तो चेक करेगा वो आदमी, और वो होगा कौन, वो QA पर्सन वाला होगा, राइट। प्रीलिमिनरी सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर, जो सप्लायर से प्रोवाइडेड हुआ है उसके अगेंस्ट कौन सा हम आइटम, कौन सी चीज़, कौन से इक्विपमेंट, प्रोसेस या मशीनरी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, ये भी डिपेंड करेगा डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के ऊपर, अगर पास है तो सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो रिजेक्ट करेंगे। Installation qualification, it is a documented collection of activities required for installing an instrument in the user's environment. उसको यूज़र फ्रेंडली करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए फॉर इंटेंडेड यूज़ IQ परफॉर्म करते हैं। इन अदर वर्ड्स, हैज़ इट बीन बिल्ट और इंस्टॉल्ड करेक्टली। इन अदर वर्ड्स, क्या यह परफेक्टली बनाया और इंस्टॉल किया गया है या नहीं, ये पता करने के लिए। IQ चेक आइटम, इक्विपमेंट डिज़ाइन फीचर्स जो होंगे, इंस्टॉलेशन कंडीशंस होगी, कैलिब्रेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कितना है उसका, मेंटेनेंस का क्या है उसका, राइट, वो क्राइटेरिया देखे जाएंगे। क्लीनिंग शेड्यूल, सेफ्टी फीचर्स कैसे हैं, सप्लायर डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंट्स, ड्राइंग एंड मैनुअल्स जो भी प्रोवाइड किए हैं या नहीं, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, यानी वो सॉफ्टवेयर से चलेगा अगर तो उसके सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेड हैं अथवा नहीं, ये भी दिया जाएगा। स्पेयर पार्ट्स लिस्ट उसमें प्रोवाइडेड है या नहीं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, किस इन्वायरमेंट में उसको इंस्टॉल करना है, कैसे कहाँ क्या रखना है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं अथवा नहीं। एनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई इन IQ मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड अप्रोप्रिएट एक्शन मस्ट बी टेकन। कोई अगर लास्ट में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है इंस्टॉलेशन के दौरान, उसको इन्वेस्टिगेट और किया जाना चाहिए और अप्रोप्रिएट एक्शंस उस पर लिए जाने चाहिए, राइट। लास्ट में है ऑपरेशन क्वालिफिकेशन। OQ इज़ द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट एन इंस्ट्रूमेंट विल फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन इन द सिलेक्टेड एनवायरनमेंट। इन अदर वर्ड, डज इट वर्क करेक्टली, क्या ये प्रॉपरली ऑपरेशन कर रही है या नहीं, यह पता करने के लिए ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन जो है हम करते हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन OQ की दी हुई है। अब OQ के चेक आइटम्स क्या क्या हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं हम जरा एक बार। ये लिखे हुए OQ चेक आइटम्स, एट प्रोसेस कंट्रोल लिमिट्स, सॉफ्टवेयर पैरामीटर्स, रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेस चेंज कंट्रोल, ट्रेनिंग, potential failure models, action level and worst case condition. Any problem identified in operational qualification must be investigated and appropriate action must be taken. All such action must be documented and approved by higher authority. Higher authority इनके द्वारा ही क्या होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए। जैसे भी ये सारे इन्वेस्टिगेशन और एक्शन लिए गए हैं, ये इंडिविजुअल के द्वारा नहीं होना चाहिए, ये हायर अथॉरिटी के द्वारा ही अप्रूव्ड किए जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। PQ टेस्टिंग इज कंडक्टेड आफ्टर परफॉर्मिंग द IQ एंड OQ। ये तब किया जाता है जब IQ और OQ किया जाए, यानी जाहिर सी बात है उसकी परफॉर्मेंस को तब पता कर सकते हैं जब उसको इंस्टॉल कर चुके हों और उसके साथ हम कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हों, यानी वर्क उसके साथ हम कर चुके हों, तब उसकी परफॉर्मेंस किसी एक दिन को तो मेज़र किया नहीं जाता, परफॉर्मेंस कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ की फ्रिक्वेंसीज को के रिजल्ट्स को कंसीडर करके फिर उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जा सकता है, राइट। सो आफ्टर परफॉर्मिंग द IQ एंड OQ टेस्ट अंडर द एक्चुअल रनिंग कंडीशन, जब वो इनफ रन कर चुका होगा उस कंडीशन में, अक्रॉस द एक्सपेक्टेड वर्किंग रेंज, राइट, जो भी उसकी एक्सपेक्टेड या एस्टेब्लिश्ड वर्किंग रेंज होगी उसके अगेंस्ट में हम उसको क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को उसके आंकते हैं। PQ should always be performed under conditions that are similar to the routine sample analysis. PQ should be performed on a daily basis, right? ये डेली बेसिस पे परफॉर्म किया जाना चाहिए जब आप रनिंग बैचेस के दौरान इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। इस तरीके से PQ परफॉर्म किया जाना चाहिए। अब ये PQ के दौरान जो चेक करते हैं उनको देख लें जरा एक बार। एक्चुअल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस परफॉर्म पैरामीटर्स एंड procedures established in OQ, acceptability of the product, assurance of process capability and established in OQ, process repeatability, long-term process stability. The objective of OQ is to ensure that the instrument is performing within specified limits. The
PQ रिप्रेजेंट द फाइनल क्वालिफिकेशन इन इक्विपमेंट। PQ से ही फाइनली इक्विपमेंट क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई माना जाता है। जब तक PQ के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक कोई भी इक्विपमेंट क्वालिफाई नहीं माना जाता, राइट। तो ये था पूरा का पूरा IQ, DQ, IQ, OQ और PQ, राइट। अब ये उसी के आगे के पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। PQ के चेक आइटम्स दिए गए। इट इज़ यूज टू एस्टेब्लिश और कंफर्म द रिजल्ट्स, डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और टेस्ट प्रोसीजर्स, सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया क्रिटिकल पैरामीटर्स विथ प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द टेस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ टेस्ट इंटरवल, एवरीडे होगा, एवरी टाइम द सिस्टम इज़ यूज्ड, तब होगा परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, या बिफोर, बिटवीन या आफ्टर ऑफ द सीरीज ऑफ रन्स, जब कलेक्टिव बैचेस होंगे उनके पहले, उनके बीच में या उनके बाद में। डिफाइन करेक्टिव एक्शंस ऑन व्हाट टू डू इफ़ द सिस्टम डज नॉट मीट द एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन से करेक्टिव एक्शंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या करें अगर प्री डिटरमाइंड एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है कोई इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, राइट। ओके, तो ये था आज के लिए, है ना। आज के लेक्चर में हमने कितना कुछ कवर कर लिया है। हमने कैलिब्रेशन को देखा, राइट, और वैलिडेशन की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक डेफिनेशंस जो हैं, कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है, ये सारी चीज़ें समझी। और उसके बाद क्वालिफिकेशन को भी हमने ख़त्म कर लिया, उसके टाइप्स को भी निपटा दिया हमने। तो ये 3 मेजर चीज़ें आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने कवर की। जल्द ही दूसरे लेक्चर के साथ हम 5th यूनिट को ख़त्म करेंगे। जब अगले लेक्चर से हम वैलिडेशन की शुरुआत करेंगे, और वैलिडेशंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे क्या चीज़ें, कितनी प्रोसेस, कैसे क्या इनका किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में करेंगे। उसके साथ ही हम कैलिब्रेशन ऑफ pH मीटर, UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन सभी चीज़ों का कैलिब्रेशन प्रोसेस भी हम समझेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और सभी लोग मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें और अच्छे मार्क्स से पास हों। और चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब तक ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहुंच सके, राइट। जल्दी हम इस चीज़ को, इस 5th यूनिट को ख़त्म करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।